सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो पहला पेज आता है तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स है। ये सब पैराग्राफ में से सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे क्या है, सेल थ्योरी फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस को देखता है। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी प्रोसेस है तो कौन सा है, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर टर्म होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाता है और यही सबको मिला के जो होता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। मतलब रिडक्शन बायोलॉजी होता क्या है, फिजिको केमिकल अप्रोच। ठीक है, कौन सा अप्रोच, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। उसको क्या कहते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। कौन से अप्रोच को, फिजिको केमिकल अप्रोच। इस बात का खासा ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इस पेज से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। जैसे सबसे पहले आते हैं जी.एन. रामचंद्रन कौन थे, इस डिस्कवरी मतलब इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर का डिस्कवरी किया था कोलाजन। ठीक है, तो इनको किनके लिए ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इससे कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन कौन डिस्कवर किए थे, तो जी.एन. रामचंद्रन। ठीक है, कौन किए थे, जी.एन. रामचंद्रन। अब यही रामचंद्रन प्लॉट allowed confirmation importance through the use of रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट कौन दिए थे, तो जी.एन. रामचंद्रन दिए थे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, इन्होंने पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था। और लिनियस पॉलिंग, ठीक है, रामचंद्रन मेड लिनियस पॉलिंग। तो लिनियस पॉलिंग किन के लिए याद रखा जाता है, तो मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीटेड स्ट्रक्चर प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीटेड इन्होंने दिया था, तो लिनियस पॉलिंग ने दिया था। इसका हम अब अगर बात करते हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये पूरे पैराग्राफ से किस बात का ध्यान रखना है, ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल से मिलकर बना हुआ है, हम लोगों को आसानी से पता है, अच्छे से पता है। ठीक है, सिंगल सेल का मिलके जो बनता है ऑर्गेनिज्म उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो मेनी सेल से मिलकर बना हुआ है उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। ओके, यहाँ पे लाइन आता है। अब सेल है क्या, the unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life। मतलब कहने का मतलब है कि कोई अगर सेल एक सेल से भी मिलकर बना हुआ है ना, तो वो अपना सारा कामकाज अच्छे तरीके से कर सकता है। तो पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो किसी पे आश्रित नहीं है, वो खुद ब खुद अपना काम धाम कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। दूसरा क्या है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ जीने के लिए जो भी एसेंशियल प्रोसेस है वो सब अच्छे से कर सकता है एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी। ठीक है, इस बात का खासा ध्यान रखें। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये लाइन है, एक दो लाइन, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगर बनाता है तो यहाँ से बनाएगा, सीधा आएगा, हमको आंसर मार के आगे बढ़ना। अब यही वजह है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब एक सेल में अगर कोई भी चीज का कमी है तो वो इंश्योर नहीं कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग जी सकता है। मतलब अगर सेल है उसमें से बहुत सारा ऑर्गेनली गायब है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है। ठीक है, मतलब वो अपने आप में खुद ब खुद नहीं जी सकता। यही वजह है कि सेल को क्या कहा गया, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेल को क्या कहा गया, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है। किसको, सेल को कहा गया। अब बात करते हैं, एंटोनी वॉन लीवनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल। ठीक है, तो पहली बार एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने देखा था और लाइफ सेल को डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर नहीं डिस्क्राइब किया। और रॉबर्ट वॉन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। बाद में न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किए थे, रॉबर्ट वॉन किए थे। ठीक है, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता गया तो हम लोगों को अच्छे से पढ़ने में मतलब की हेल्प होता गया। कहने का मतलब जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी इन्वेंशन करते थे, उन सबको डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ने को आसानी से पढ़ पाते थे। ठीक है, इन सबसे अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बना लेता है। ये दो लाइन आपको दे देगा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का टेबल ऑफ। ठीक है, तो ये लाइन रहेगा, ये लाइन रहेगा। ठीक है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ये भी हो सकता है। और सेल जो होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है, तो दूसरा ये होता है। अब एंटोनी बॉम
तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, और रॉबर्ट बॉर्न न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे। चौथा नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेल थ्योरी का। 1838 में माथियस स्लेडन, अ जर्मन बोटेनिस्ट, ठीक है, कौन थे? जर्मन बोटेनिस्ट। और माथियस स्लेडन, देखिए यहाँ पे एल है, स्लेडन तो थोड़ा थोड़ा प्लांट टाइप का लग रहा है, तो समझिए ये इन्होंने क्या किया था, प्लांट पे जो भी ऑब्जर्वेशन था प्लांट पे किया था, ठीक है। अब ये क्या ऑब्जर्व किए थे, तो जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब जो सेल होते हैं वो टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। अब ठीक इसी टाइम पे थियोडोरस स्वान भी एक साइंटिस्ट थे, जो 1839, जो स्लेडन थे वो पहले आए, यानी कि 1838 में आया, और स्वान जो है वो 1839 में आया। ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट है। कौन है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी में दिया था, यहाँ जर्मन जूलॉजिस्ट है। तो इन्होंने क्या किया था, एनिमल्स पे किया था, एनिमल्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी किया था। और उसमें क्या था कि सेल साइडेड थिन आउटर लेयर, एनिमल का जो सेल होता है उसके ऊपर का जो होता है आउटर लेयर थिन होता है, जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उस टाइम तो पता था नहीं, मतलब थियोडोरस स्वान का, तो उन्होंने बाद में फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था, ठीक है। तो जो थिन लेयर का मिलकर बना हुआ रहता है सेल, ऊपर जो आउटर लेयर जो होता है थिन होता है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब थियोडोरस स्वान ने ही क्या किया था, ये भी कंक्लूड किया था, कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। मतलब स्वान ने ही ये भी कहा था कि प्लांट, ठीक है, प्लांट में जो है वो सेल वॉल पाया जाता है, और वो प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। कहने का मतलब किसी और चीज में नहीं पाया जाएगा, सभी ऑर्गेनिज्म वगैरह में नहीं पाया जाता है, और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो ये उन्होंने कंक्लूजन दिया था, कंक्लूड किया था, ठीक है। अब स्वान ने एक और हाइपोथेसिस दिया था, प्रपोज्ड हाइपोथेसिस। देखिए कुछ वर्ड में क्वेश्चन रहेगा, वर्ड में अच्छे से ख्याल रखना कि यहाँ कंक्लूड है, proposed hypothesis है that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। जैसे स्वान का क्या कहना था ना कि जितने भी सारे प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, ये सब का जो बॉडी है वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब सेल का प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। अब स्लेडन और स्वान, जो स्लेडन और स्वान थे वो टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। कहने का मतलब दोनों मिल के सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किए थे, सेल थ्योरी दिए नहीं थे, क्या किए थे? फॉर्मुलेट किए थे। तो इस वर्ड का ध्यान रखें। अब ये थ्योरी, ये जो सेल थ्योरी था, ये बाद में ये भी कि न्यू सेल्स आखिर बने कैसे, तो ये बता नहीं पाए। तब फिर आया रुडोल्फ विर्चुस साहब 1855 में। 1855 में कौन है? रुडोल्फ विर्चुस साहब। उन्होंने पहली बार ये बताया कि न्यू सेल्स जो होते हैं वो पुराने एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, ओमनी सेलुला इसेलुला। इसका मतलब ये होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल। अब रुडोल्फ विर्चू साहब ने मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। मतलब सेल थ्योरी को फाइनल शेप कौन दिए थे? तो रुडोल्फ विर्चू दिए थे। उन्होंने क्या किया था कि स्लेडन और स्वान जो थ्योरी थे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक फाइनल शेप दिया, ठीक है, सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। और आज हम लोग सेल थ्योरी को कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इन दो बातों से आप बिल्कुल तरीके से समझते हैं। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल से, और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितने भी सारे सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बने हुए होते हैं, अराइज होते हैं, पैदा होते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों को आता है तो जर्मन बॉटनिस्ट प्लांट पे किए थे, पहला क्वेश्चन ये, ईयर भी पूछ सकता है, जर्मन बॉटनिस्ट है, प्लांट पे किए थे। अब थियोडोरस स्वान जो है 1839 में किए थे, और जर्मन जूलॉजिस्ट थे। आउटर थिन लेयर प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया था कि प्लांट टिश्यू में जो होता है सेल वॉल पाया जाता है, और वो उसका यूनिक कैरेक्टर। स्वान फिर ये भी प्रपोज्ड हाइपोथेसिस, ये उन्होंने ये भी बताया था कि जितने भी सारे सेल होते हैं वो, मतलब जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स होते हैं वो सभी सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब स्लेडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। मतलब स्लेडन एंड स्वान 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्लेडन और स्वान जो थे वो सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किए, ठीक है। अब दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट, और ये थ्योरी बाद में ये नहीं बता पाया कि न्यू सेल्स कैसे। तो रुडोल्फ विर्चू साहब आते हैं, उन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बनते हैं। तो 6ठे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और 7वें नंबर का क्वेश्चन इन दोनों लाइन से बनता है।
अब हम लोग देखेंगे कि सेल आखिर होता कैसे है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ओनियन सेल मतलब प्याज का सेल लिया, ठीक है। किसका लिया गया? प्याज का सेल लिया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं प्लांट ले रहे हैं तो उसका सबसे बाहर का लेयर सेल वॉल होता है, उसके अंदर का लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अजीब सा बात है, एकदम ध्यान रखना। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके बाहर का लेयर होता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल पाया नहीं जाए। अब देखिए, हर एक सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है। अब वैसे सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं उसको यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन। और वैसे सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब बात करते हैं कि इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब साइटोप्लाज्म पाया जाता है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकेरियोटिक सेल हो, इन दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो कि एक सेमी फ्लूइड टाइप का मैट्रिक्स होता है। मतलब सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है वही सेल का वॉल्यूम होता है। अब साइटोप्लाज्म में होता है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब साइटोप्लाज्म जो है मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब सारे काम काज वहीं पे होते हैं। नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर होते रहते हैं ताकि हम लोग लिविंग है या नॉन लिविंग है पता चलता है, मतलब डेड है या फिर लिविंग है इसका खासा पता चलता है। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं बिसाइड द न्यूक्लियस यूकेरियोटिक सेल के पास और क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें पाया जाता है, मतलब जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। अब राइबोसोम, राइबोसोम और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है वो सभी सेल में पाए जाते हैं, मतलब यूकेरियोटिक में भी पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है नीट एग्जाम में, टेस्ट वगैरह में अच्छे से बिल्कुल हर एक टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से। अब राइबोसोम जो होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता, वो और भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन तीनों का नाम ध्यान में रखना है कि किस किस टू ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है जो कि प्लांट में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सब में, ठीक है। तो इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। 5वें नंबर का क्वेश्चन पूरे लाइन से बन सकता है। अब एनिमल सेल के पास भी एक होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिसको सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन के पास सेल डिवीजन में मदद करता है। कहने का मतलब एनिमल सेल में भी एक सेंट्रियोल होता है जो कि सेल डिवीजन में मदद कर देता है, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। जो कि मेम्ब्रेनलेस होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म मतलब कि प्लांट वगैरह में नहीं पाया जाता है। अब जो हमारा सेल है वो साइज, शेप, एक्टिविटीज सब में बहुत डिफर करता है, ठीक है। जिसमें कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है। धड़ल्ले से पूछता है, मतलब 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा है। इसका जो लेंथ है अभी इस पे भी खासा ध्यान रखें, लेंथ जो है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। सबका आपको लेंथ विड्थ दे देगा और वो मैचिंग करने के लिए भी क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, यहाँ देखिए आरबीसी जो होता है राउंड एंड बाई कॉन्केव होता है इसका सेल। व्हाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी जो होता है अमॉइड होता है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो होता है लॉन्ग एंड नैरो होता है। नर्व सेल जो होता है ब्रांच्ड और लॉन्ग होता है, जबकि ट्रैकेट जो होता है इलोंगेटेड होता है। मेजोफिल सेल का बात करते हैं राउंड एंड ओवल होता है। मतलब जितने भी तरह के सेल हैं, तरह तरह के सेल में उसका शेप साइज वेरी करता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया जो होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा सिंगल सेल कौन है? ऑस्ट्रिच का एग वो सबसे बड़ा है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। उसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर। 9वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से होता है। नर्व सेल जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है टेस्ट में भी, नीट एग्जाम में भी, एग्जाम में भी। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, शेप में भी वेरी करता है। शेप किस तरह का होता है आइए देखते हैं। डिस्क लाइक भी हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, कोवाइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है,
इरेगुलर भी होता है, ठीक है। शेप ऑफ सेल जो होता है वेरी करता है फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे। जो सेल जिस तरह का फंक्शन करेगा उसका शेप उसी तरह से वेरी करेगा। तो ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है। आपसे ऑप्शन इतना क्रिटिकल इसमें बना सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ सब तो सेम, जैसे द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म है ना, या पूछ देगा शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द, ऑप्शन में देगा स्ट्रक्चर, फंक्शन और भी तरह तरह, फिजियोलॉजिकल, केमिकल। तो आप कंफ्यूज हो तो ध्यान रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे डिपेंड करता है सेल का शेप। अब थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा, पिपेली। ये सब जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल। मल्टीप्लाई रैपिडली, चूंकि स्मॉलर है तो रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। शेप साइज में वेरी करता है, भाई बहुत वेरी करता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना बहुत वेरी करता है, शेप साइज में बहुत वेरी करता है, ठीक है। फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया का अगर बात करते हैं तो बैसिलस जो होता है रॉड शेप्ड होता है, रॉड लाइक होता है। कॉकस का अगर बात करते हैं स्फेरिकल होता है, ठीक है। स्फेरिकल कॉकस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। बिब्रियो जो होता है कॉमा शेप्ड होता है। एंड स्पाइरलियम का अगर बात करते हैं तो स्पाइरल शेप्ड होता है। स्पाइरलियम क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, ठीक है। उसका जो मतलब कि हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो लगभग सेम होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, शेप और फंक्शन में बहुत ज्यादा वैरी करता है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो शेप और फंक्शन में बहुत ज्यादा वैरी करता है। इस बात का खासा ध्यान रखें। यहाँ पे थोड़ा सा साइज है। सबसे पहले तो आपका ऑर्डर भी पूछ सकता है, जैसे बैक्टीरिया बड़ा होता है, उसके बाद माइक्रोऑर्गेनिज्म, पीपीएल हो, उसके बाद वायरस, उसके बाद बीटार्स। याद रखें, बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया जो होते हैं 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। पीपीएल 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। वायरसेस उससे भी छोटा 0.02 माइक्रोमीटर से होता है। जबकि यूकेरियोटिक सेल जो होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। अब प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल तो होता है, ठीक है। सेल वॉल भी होता है प्रोकैरियोट्स के बाद, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ने को मिल जाएगा और यहाँ से भी पता चल रहा था, इसका भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बिल्कुल पीवाईक्यूज है। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब जो इसमें भी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं जिसको साइटोप्लाज्म होता है, हर एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। कहने का मतलब इसके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, चूंकि ये न्यूक्लियस में नहीं मतलब पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये बाहर होता है, तो बेसिकली नेक्ड होता है, मतलब बाहर से दिख सकता है आपको, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप नहीं होता है तो दिख जाता है आराम से। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, मतलब सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया व स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। कहने का मतलब यूकेरियोटिक की तरह इसमें डीएनए क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा। इसमें स्मॉल सर्कुलर, जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसी स्मॉल सर्कुलर डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अब जब प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, अब यही जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो बहुत सारे बैक्टीरिया को अलग अलग शेप, साइज, ये सब थोड़ा सा देता है, यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स उसको प्रदान करता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन प्लाज्मिड से बन सकता है। 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ प्लाज्मिड डीएनए करता क्या है, तो इससे भी बन सकता है। अब ये प्लाज्मिड का एक और क्या काम है ना, वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स से रेसिस्ट करता है किसको, बैक्टीरिया, ठीक है। तो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि वेरियस बैक्टीरिया यूज होते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में, ठीक है, इसको बनाने में। अब अगर बात करते हैं दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए किसके लिए यूज होता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वही एंटीबायोटिक बनाने के केस में कौन बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको फॉरेन एजेंट दे रहे हैं, फॉरेन डीएनए दे रहे हैं, तो किस तरह से काम कर रहा है, इसको देखने में भी मदद करता है कौन सा, प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में पाया जाता है। यूकेरियोट्स में ऑर्गेनली पाया जाएगा जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, जबकि राइबोसोम जो होता है ऐसा ऑर्गेनली है जो दोनों में पाया जाता है, मतलब यूकेरियोट में भी पाया जाएगा और प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, मतलब कहने का मतलब प्रोकैरियोट्स में ऐसा है ना कि वो थोड़ा इंक्लूजन टाइप का हो जाता है। कहने का मतलब उसका सेल है तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, उसका शेप जो है ना वो अलग अलग प्रकार का थोड़ा सा वो अपना वैरी करता है।
अब ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना थोड़ा डिफरेंशिएट करके अलग शेप बना लेता है, तो वो शेप बनाता है मेसोसोम। ठीक है, वो उससे क्या बनता है, मेसोसोम बनता है। तो अगर कोई पूछ दे, कोई क्या पीवाईक्यूज ही है, मेसोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, तो सेल मेम्ब्रेन का है। किसमें है, तो प्रोकैरियोट्स में है। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेसोसोम किसका इनफोल्डिंग है, तो सेल मेम्ब्रेन। पीवाईक्यूज 7वें नंबर का क्वेश्चन वहां से। 4 3 2 1 0